Hello everyone. In this lecture, I am going to start class 9th civics chapter number 1. What is democracy and why democracy? आप इस लेक्चर के हेल्प से अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि नोटबुक कैसे कंप्लीट करें। तो आप सिंपली 6-7 पेज में आप नोटबुक भी कंप्लीट कर सकते हैं और लेक्चर को भी मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। सो विदाउट किलिंग टाइम लेट्स गेट गोइंग। सो सबसे पहले आपको ये जानना है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है भाई? तो डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने के लिए इसका एक बड़ा ही फेमस डेफिनेशन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं अब्राहम लिंकन, नाम तो सुना ही होगा आपने। तो उन्होंने ही डिफ़ाइन किया था कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी सरकार है जो किसकी है भाई? ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार होती है। एंड ये कैसी सरकार होती है? बाय द पीपल, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया हुआ सरकार है, और फॉर द पीपल, और लोगों के लिए ये सरकार होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अब्राहम लिंकन वाली डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ कि एक ऐसी सरकार जो लोगों का हो, जो लोगों, जिस सरकार को, जिस गवर्नमेंट को लोगों ने खुद से चुना हो, बाय द पीपल होना चाहिए। और वो सरकार किसके लिए काम करेगी, किसके लिए सरकार वो चुनी जाएगी? तो लोगों के लिए होगा। यानी सब कुछ अगर बात की जाए तो लोगों की ही सरकार है, लोगों के द्वारा ही इसको इलेक्ट किया जाता है, और लोग खुद के लिए ही इलेक्ट करते हैं कि वो सरकार देश में उन्हीं लोगों के बीच में वो रूल कर सके। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप नोटबुक यहीं से स्टार्ट करना बनाना। अब्राहम लिंकन ने इसको डिफाइन किया है डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके, थोड़ा सा आप डिटेल में चलते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। देखो, डेमोक्रेसी के दो रूट वर्ड हैं, डेम है, डेम, और फिर एक क्रेसी। डेम का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग इसका होता है पीपल, एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो रूल बाय पीपल या पीपल्स रूल कर सकते हो आप। ठीक है, तो रूल बाय पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, या पीपल्स रूल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये तो इसका काफ़ी लिमिटेड लिटरल मीनिंग हो गया, शब्द सा मैंने इसका मीनिंग बता दिया आपको। अब थोड़ा सा और सिंपल डेफिनेशन चलते हैं, जो आपके बुक में मिलेगा, सिंपल डेफिनेशन नाम से हेडिंग मिलेगा आपको। तो क्या, कैसे आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो? अगर आपसे कोई सिंपली पूछे तो या तो आप अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन दे दो, या तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। सो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के कई कई टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं। जैसे मोनार्की हो गया, जिसमें किंग जो होता है वो रूल करता है। ऐसे ही आपने सुना होगा थियोक्रेसी, जहाँ पे कोई रिलीजन रूल करता है। ठीक है, जैसे वेटिकन सिटी हो गया। ऐसे ही आपने डिक्टेटरशिप सुना होगा, जहाँ पे कोई वन पर्सन रूल करता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग रूल करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट होती है, तो उसका ही एक टाइप है ये। ठीक है भाई, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें होता क्या है? इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। इसमें जो भी रूलर होगा उसको लोग खुद इलेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें लोग खुद से इलेक्ट करेंगे। तो ये एक सिंपल स्टार्ट करोगे आप कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें रूलर्स जो भी होगा उसे लोग खुद इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट जो जनता होगी वो चुन के भेजेगी इनको। ठीक है, तो ये एक तरह का सरकार चलाने का तरीका होता है, कैसे आप देश पे रूल करोगे, गवर्न करोगे। ओके, नेक्स्ट अब समझते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो आपने पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी क्या होता है, जैसे इंडिया में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है इंडिया में। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? ठीक है, मेन फीचर्स आप देखेंगे तो आपके बुक में मेनली 4 फीचर्स दे रखे हैं, इसको आप 5 फीचर्स भी बना सकते हो। पहला फीचर है, आप ऐसे ही नोट्स बनाओगे,
मेजर डिसीजन, अगर आपसे सिंपली कोई पॉइंट वाइज पूछ दें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स का आ जाए कि फीचर्स डेमोक्रेसी के बारे में लिखो, तो आप ऐसे ही लिखोगे मेजर डिसीजन, पहला नंबर पे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये पहला फीचर है डेमोक्रेसी का कि जो मेन डिसीजंस होते हैं दैट इज़ टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि जो भी देश के बड़े बड़े मुद्दे होंगे जिस पे डिसीजन लेने की बात होगी तो वो इलेक्टेड लीडर ही ले सकते हैं डिसाइड। कोई भी डिसीजन लेना हुआ तो वो इलेक्टेड लीडर ही लेगा, कोई राजा टाइप का लोग नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं होगा जो घर में अपने बैठ के डिसीजन ले रहा हो, देश को चला रहा हो। जनता ने जिसको चुन के भेजा है वही इलेक्टेड मेंबर क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए देश में। तो डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल इनसेपरेबल ये फीचर होता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हो या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बिना इलेक्शन का फिर डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा। थर्ड फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। देश में अगर एक बंदा है तो उसके वोट की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो 1 पर्सन यानी 1 पर्सन मीन्स 1 मेल और फीमेल, उसके वोट की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो एक बंदा है तो उसका वोट भी 1 होगा और उसकी वैल्यू भी 1 होगी। ऐसा नहीं होगा देश में कि कोई बहुत अमीर है, जैसे मुकेश अंबानी टाइप के लोग हैं तो उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो उनके 1 वोट की वैल्यू ऐसा नहीं कि 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई 1 पर्सन है या अगर कोई 1 मेल है या फीमेल है तो दोनों, ऐसा नहीं कि फीमेल के वोट की वैल्यू कम हो जाए। एक फीमेल है एक महिला है तो उसके भी वोट की कीमत एक ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ होना चाहिए देश में। जो शासन होना है वो रूल या लॉ का ही दबदबा होना चाहिए, यानी देश किसके हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक राजा है, कोई एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन हो गया, कोई एक व्यक्ति है और पूरे देश का पूरा डिसीजन ले रहा है और जो कह रहा है वही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा रूल ऑफ लॉ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स होना चाहिए। डेमोक्रेसी जहाँ भी है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कि जो भी राइट्स हैं, सिटीजन्स के जो भी राइट हैं या कोई भी इंसान है उसके पर्टिकुलर राइट्स हैं, उनके कुछ अपने अधिकार होते हैं। जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू स्पीक हो गया, बोलने का, कहीं भी देश में घूमने का, देश के बाहर भी जाने का उसका राइट्स है। ठीक है, तो आपके अपने कुछ राइट्स है, कोई भी रिलीजन है, कोई भी धर्म है, आप उसको प्रैक्टिस करिए, जिस धर्म के हैं आप उस धर्म को मानिए। ये कुछ राइट्स दिए गए हैं और उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। हर एक अधिकार का, हर एक राइट का क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी माना जाएगा। तो आई होप आपने ये 5 या 4 डेमोक्रेटिक फीचर्स पढ़ लिया आपने। ठीक है, कि एक डेमोक्रेसी में मेन क्या फीचर होना है, फटाफट रिकॉल कर लीजिए। मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स होना चाहिए। नोट्स भी आपका बनता चलेगा ऐसे ही। अगला देखते हैं, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि डिस्क्राइब ऑल द डेमोक्रेटिक फीचर्स या डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप कैसे करोगे? वो तो शॉर्ट आंसर में आ जाएगा। अगर लॉन्ग में आ जाए डिस्क्राइब करने को तो फिर आप कैसे आंसर करोगे, तो थोड़ा सा आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे वही सेम चीज़ है, सेम पॉइंट होंगे, हम थोड़ा सा डिटेल में विद एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। देखो, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी, जैसे ये तो हेडिंग हो गया आपका, और इसको आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 कि इन डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी होगा वहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होगा या जो फाइनल डिसीजन लेने की जो शक्ति है, पावर है, मस्ट रेस्ट विथ मतलब कि किसके हाथ में होना चाहिए, रेस्ट विथ मतलब किसी के हाथ में होना, तो किसके हाथ में होना चाहिए डिसीजन लेने का पावर, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, वे लोग जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। जैसे इंडिया में अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन का डिसीजन हुआ, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी वगैरह हुआ, आर्टिकल 370 हटाना हुआ, तो ये जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं
कहीं पे अगर वॉर कराना है या अटैक वगैरह, उरी अटैक वगैरह का नाम सुन, तो जो भी देश में बड़े डिसीजन लिए जाते हैं उसका डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? तो जिनको हम जनता ने चुन के भेजे हैं, जैसे जितने भी गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में, तो गवर्नमेंट्स के पास ही ये पावर है मेजर डिसीजन लेने का। और आपको पता है कि ये डिसीजन वही लोग लेते हैं जिनको हमने भेजा है, मोदी जी को हमने बनारस से इलेक्ट करके भेजा है, ठीक है। ऐसे ही पूरा उनका जो सरकार में मिनिस्टर्स हैं, सब वो डिसीजन लेते हैं, कहाँ पे कौन सा हाईवे बनना है, कौन सा ब्रिज कहाँ पे बनना है, ये सब जितने भी डिसीजन होते हैं, ये सभी डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स ही लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि पाकिस्तान में एक बार क्या हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया था। मिलिट्री कूप करने का मतलब होता है कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कर देना फोर्सफुली। जब आप कहीं की गवर्नमेंट, जब किसी कंट्री में कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को फोर्सफुली चेंज कर दे, उसको हटा दे, उसके सत्ता से, उसको पावर से हटा दें डरा धमका के, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं, ऐसे इंसिडेंट को हम लोग कूप बोलते हैं, COUP, कूप, ठीक है। तो मिलिट्री जब किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसको उसके पावर से हटा देती है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट कर दे, इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट फोर्सफुली बाय द मिलिट्री, ठीक है। तो परवेज़ मुशर्रफ उस टाइम पे मिलिट्री के हेड थे और उन्होंने वहाँ के इलेक्टेड हेड को, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्या करा था, सत्ता से हटा दिया, उनको डरा धमका के जैसे भी कह लो, क्योंकि इनके पास मिलिट्री पावर था, वो सत्ता से हटा दिया। तो मिलिट्री कूप पाकिस्तान में कब हुआ था? तो अक्टूबर 1999 में हुआ था। और इसको किसने लीड किया था? तो परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, ठीक है। ओके, अगस्त 2002 में क्या हुआ? ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया और इसमें इन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, ठीक है। संविधान को इन्होंने बदलने की कोशिश की, बदला भी बहुत हद तक, खुद को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर लिया था, ठीक है। तो आपसे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बारे में आप डिस्क्राइब करिए, तो आप बताओगे अगस्त 2002 में ये पास हुआ था। और इसके मेन प्रोविज़न्स क्या क्या हैं? तो 3 प्रोविज़न आप एक्सप्लेन कर देना कि इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, संविधान को बदल के रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस। ये जो ऑर्डर पास हुआ था, ये वहाँ के प्रेसिडेंट को ऐसा पावर देता है, कैसा पावर देता है? टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। जो भी वहाँ के असेंबली होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, जो हम लोग बात करते हैं, जैसे आपके MP में, भोपाल में होगा प्रोविंशियल असेंबली, कंट्री में जो पार्लियामेंट होता है जिसको नेशनल असेंबली बोल सकते हैं आप। अगर हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ में होगा, UP की बात करें तो लखनऊ में जो असेंबलीज होती हैं, उनको डिसमिस करने का पावर किसके पास आ गया? वहाँ के प्रेसिडेंट को आ गया। यानी जब चाहें वो, जहाँ की सरकार चाहे वहाँ की सरकार को वो चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उनको काम करने से रोक सकते हैं, भंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट। जो भी वहाँ का काम होगा सिविलियन कैबिनेट का, इज़ सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, NSC बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जब भी वहाँ पे जितने भी काम होंगे सिविलियन कैबिनेट के, अब इनका सुपरविज़न कौन करेगा? तो ये सभी कामों का सुपरवाइज़र कौन बन गया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कौन होता है? आर्मी ऑफिसर होता है। और इन सभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, इन सब के ऊपर कौन होता है? परवेज़ मुशर्रफ, यानी वहाँ का जो आर्मी चीफ होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ उन्होंने प्रोविज़न कर दिए संविधान में कि वहाँ का संविधान बदल के रख दिया। यानी सब जितने भी उनके पावर है, द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ हिमसेल्फ। यानी जो भी फाइनल पावर है, देश का मेन जो पावर है, वो किसके हाथों में चला गया? मिलिट्री ऑफिसर के हाथों में चला गया। और मिलिट्री ऑफिसर का सबसे बड़ा हेड कौन था? परवेज़ मुशर्रफ। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वहाँ पे जो पावर लेने, जो मेन डिसीज़न लेने का पावर है, जो शक्ति है, वो अब किसके हाथों में है? एक अनइलेक्टेड बॉडी के हाथ में है, मतलब जिसको जनता ने चुन के नहीं भेजा, ठीक है।
तो अनइलेक्टेड पीपल अब वहाँ पे मेजर डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को आप कह सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, रीज़न दीजिए। तो रीज़न यही है कि वहाँ पे जो मेजर डिसीजन होते हैं दैट इज़ नॉट टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है, दैट इज़ टेकन बाय आर्मी ऑफिसर्स। सेकेंड हम फीचर को एक्सप्लेन करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर, जहाँ पे जो भी करेंट में पावर में है, जो भी सरकार में है, सत्ता में है, हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, उसके पास एक ऐसा चांस होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक एक ऐसा उनके पास डर होना चाहिए। किस चीज़ का चांस होना चाहिए? हारने का, ठीक है। लॉसिंग, लॉसिंग का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो भी पावर में है उसके पास इतना चांसेस होना चाहिए कि वो हार सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार जो सत्ता में चला गया वो अपने मन से इलेक्शन कराता रहा, चुनाव जीतता रहा। जैसे अभी आपको पता है इलेक्शन हुआ और उसमें कुछ जगहों पे बीजेपी पार्टी की हार भी हुई है, कहीं पे जीत भी हुई है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, कोई भी सत्ता में हो, अगर कांग्रेस सत्ता में है तो आपने देखा होगा 10 साल वो रूल करी, फिर वो हार गई, फिर बीजेपी आई, कल को बीजेपी भी हार सकती है। ऐसा होना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जांपल देखिए चाइना में, चाइना को इंडिपेंडेंस 1948 में मिलता है, वहाँ पे इलेक्शन भी रेगुलर होता है, ठीक है, एवरी 5 ईयर पे। वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चाइना के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास पावर होता है, हैज़ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। वहाँ के प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? वहाँ के नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है। और इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर, और इस पार्लियामेंट में लगभग 3000 लोग हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं। और इनको इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, चाइना से जितने भी लोग हैं इनको इलेक्ट करके भेजते हैं। लेकिन एक कंडीशन है वहाँ पे, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ मेंबर यहाँ पे आर्मी इलेक्ट करती है। बट कंडीशन ये है कि जो भी 3000 मेंबर्स हैं, ठीक है भाई, इनको अप्रूव कौन करेगा, उनको टिकट कौन देगा? तो सिर्फ वहाँ पे एक ही पार्टी है जिसका नाम क्या है भाई? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही उनको अप्रूव करती है, उनको टिकट देती है, यानी वन पार्टी रूल है वहाँ पे, सिर्फ एक ही पार्टी है वहाँ पे, उस कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, समझ गए? तो एक ही पार्टी का रूल चलता है, उस पार्टी को हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि एक ही पार्टी है वहाँ पे, ठीक है। इंडिया मल्टीपल पार्टी रूल है, समझ गए। अमेरिका में 2 पार्टी रूल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन तो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, पार्टी के पास हारने का कोई चांस ही नहीं है। तो चाइना भी डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। इन मैक्सिको में आपने देखा होगा कि मैक्सिको को, पहले तो ये जानो कि इंडिपेंडेंस कब मिला। मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला 1930 में। इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर, वहाँ पे हर 6 साल पे इलेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2000 every elections was up to 2000 every election was won by one party, that is PRI। वहाँ पे एक ही पार्टी है, जब से 1930 से उसको इंडिपेंडेंस मिला है उसके बाद अप टू यहाँ पे अंटिल होना चाहिए, अंटिल 2000 सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही है और उसका नाम है PRI, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी तो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है ना, यहाँ पे इलेक्शन हो तो रहा है लेकिन दूसरी पार्टी जीत नहीं पा रही है, फिर मतलब क्या है? फिर डेमोक्रेसी कैसा रहा? लोगों के पास चॉइस ही नहीं बचा, ठीक है। ओके, यहाँ के जो भी स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था कि जाओ और बच्चों के पेरेंट्स से मिलो, उनसे वोट के लिए रिक्वेस्ट करो कि हमें ही वोट देंगे। तो ये सब तो बिल्कुल चॉइस ही नहीं ना लोगों के पास, आप अपने मन से अपने फेवर में वोट करा रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को बोल रहे हो वोट दो, घर पे जाके कन्विंस करो लोगों को, तो ये चॉइस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो 2 एक्सेप्शन है, 2 एग्जाम्पल है जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके, तीसरा देखते हैं,
1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अगर 1 पर्सन है तो उसके वोट भी 1 ही होगा और 1 वैल्यू भी होगा। तो इन डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन को, जो भी लीगल एज है वोट देने का, 18 साल के जो भी लोग हैं, जो नागरिक हैं उस देश के, उनको एक वोट होना चाहिए और एक वोट की कीमत क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हर एक वोट इक्वल है। ऐसा नहीं कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई पढ़ा है कोई अनपढ़ है, तो कोई भेदभाव, कोई लड़का है कोई लड़की है, तो एक है मतलब एक ही वैल्यू होगा, ठीक है, काउंटिंग एक ही होगी। अब इसका एग्जाम्पल एक्सेप्शन केस देखते हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया, जहाँ पे वीमेन को वोटिंग राइट था ही नहीं, यानी 1 वोट 1 पर्सन को फॉलो ही नहीं हो रहा है, या 1 पर्सन 1 वोट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये कब तक, 2015 तक, 2015 तक वहाँ पे 1 वोट 1 वैल्यू था ही नहीं, ठीक है, देख रहे हैं आप। 2015 में वहाँ पे वीमेन को वोटिंग राइट मिला हुआ है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, जहाँ पे 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है एस्टोनिया, जो कि यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे जितने भी सिटीजन, यहाँ के जो कानून बनाए गए, सिटीजनशिप रूल बनाए गए हैं, वो इतना हार्श बनाया गया, इतना डिफ़िकल्ट बनाया गया है कि वहाँ पे जो अदर माइनॉरिटी पीपल हैं, माइनॉरिटी में यहाँ पे सिटीजन्स ऑफ रसा है, रूस के जो लोग हैं, रसियन है, रसियन मिलिट्री, रसियन माइनॉरिटी जो लोग हैं, वहाँ पे सिटीजनशिप लेने में इनको बहुत दिक्कत होती है। यानी कि ज़्यादातर एस्टोनिया के लोगों को ही सिटीजनशिप इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर कोई वहाँ पे रशियन माइनॉरिटी हैं तो उनको वहाँ पे सिटीजनशिप लेने में, राइट टू वोट लेने में बड़ी दिक्कत होती है। यानी कि भेदभाव हो गया ना यहाँ पे, एस्टोनिया लोगों को सिटीजनशिप आसानी से, उनको वोटिंग राइट मिल जा रहा है और बाकी के लोगों को अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो ये तो थोड़ा अजीब हो गया ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इन फिजी। फिजी में क्या होता है, फिजी एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्टोरल सिस्टम यहाँ पे भी थोड़ा सा अजीब है। यहाँ के जो फिजी के लोग हैं, जो इंडिजिनस फिजी हैं, जो वहाँ के नेटिव पीपल हैं, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, हैज़ मोर वैल्यू दैन द इंडियन फिजियन। वहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो इंडियन फिजियन है, जो इंडिया से लोग वहाँ पे गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिश अंग्रेज़ थे, तो यहाँ से इंडियन को लेके गए थे वहाँ पे वर्किंग के लिए, काम कराने के लिए, प्लांटेशन का काम, गन्ने वन्ने की खेती वेती कराने के लिए यहाँ से लोग गए और वो वहीं बस गए। तो वहाँ पे 2 टाइप के लोग हो गए, जो वहाँ के नेटिव थे, लोकल पीपल थे, इंडिजिनस थे, वो हो गए, और एक इंडियन हो गए। तो वहाँ पे जो लोकल पीपल थे, नेटिव पीपल थे, उनकी वोटिंग राइट ज़्यादा है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंडियन फिजियन है उनकी वोटिंग वैल्यू कम है। समझ गए, तो ये भी एक तरह से आप 1 पर्सन 1 वोट को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ हो गए आपके मेन फीचर्स। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। आपको पता है डेमोक्रेसी का एक ही प्रिंसिपल है और वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि हर कोई इक्वल है, एंड दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और यही हमारा थर्ड फीचर है कि हर कोई इक्वल है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है भाई, रूल ऑफ लॉ को देख लो। रूल ऑफ लॉ मतलब कि डेमोक्रेसी का ये इनसेपरेबल फीचर्स है कि डेमोक्रेसी में कोई ना कोई रूल होगा, रूल बुक होगा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। यानी देश कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं चलेगा। जैसे पहले राजा अपने अकॉर्डिंग चलाते थे, अब ऐसा नहीं होगा डेमोक्रेसी में। एक किताब होगी, एक रूल बुक होगी, ठीक है, उसी कानून के हिसाब से आपको सरकार चलानी पड़ेगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि जिम्बाब्वे में ऐसा होता है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। कैसे, तो थोड़ा सा जिम्बाब्वे के बारे में स्टोरी, एक थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिलता है, 1980s में मिलता है, वाइट माइनॉरिटी से, ठीक है। वहाँ पे वाइट पीपल थे, उनकी कॉलोनी थी, जैसे अंग्रेज हमारे इंडिया में थे वैसे वहाँ पे भी यूरोपियन वाइट पीपल थे। तो इनको तो आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो
रूल था, सिर्फ एक ही पार्टी था जो 1980 से 2017 तक रूल करता रहा और उसका नाम क्या था, ज़ानू पीएफ। ठीक है, और इसका लीडर कौन था, रॉबर्ट मुगैबे। रॉबर्ट मुगैबे, इसको आप मुगैम्बे से याद कर लेना। ठीक है, तो जानू थे और जानू पार्टी है और ये मुगैबे है। ठीक है, प्रेसिडेंट मुगैबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन। देखो, ये कानून के हिसाब से नहीं चल रहा था, यहाँ पे इलेक्शन अनफेयर तरीके से फ्रॉड कराता था और चुनाव जीतता रहता था। यानी वहाँ पे जो भी कई बार संविधान को इसने बदल भी दिया अपने हिसाब से, अपने फेवरेबल में। यानी जब चाहे तब अपने मन से काम करता था। यानी एक व्यक्ति का रूल चल रहा था, एक पर्सन वहाँ पे रूल कर रहा था, कानून का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू हो ही नहीं पा रहा था। समझ में आया? तो ये था आपका रूल ऑफ लॉ। इंडिया में देखो, कोई भी काम होता है कानून के दायरे में होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कोई भी डिसीजन ले लेंगे। डिसीजन वही लेंगे जो हमारे संविधान के कायदे कानून के हिसाब से हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, उनके लिए डिसीजन को नल कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है, असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकता है, यानी उसको डिलीट कर सकता है, रिपील कर सकता है। समझ गए? और लास्ट है फीचर, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि गवर्नमेंट मस्ट रेस्पेक्ट द सिटीजन्स राइट एंड गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट। पहले तो रेस्पेक्ट करना चाहिए सिटीजन की, जो भी राइट्स हैं, जो भी फंडामेंटल राइट वगैरह हैं, आप उसको रेस्पेक्ट करोगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसी के भी, जैसे किसी भी व्यक्ति की ज़मीन है वो छीन लो, ऐसे नहीं कर सकते आप। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कहीं घूम रहा है देश के इधर उधर, कहीं वो एक देश से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में रहना चाह रहा है और पता चले आप बोल दो मैं तुम्हें यूपी से या एमपी से आपको मैं दिल्ली नहीं रहने दूंगा, आपको साउथ नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपके कुछ अपने राइट हैं, जैसे आप हिंदू धर्म में बिलीफ रखते हो तो हिंदू को मानो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस्लाम में बिलीफ है वहाँ पे मानो, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती सरकार आपसे कुछ नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकती आपके साथ। समझ गए? वो आपके राइट्स का वायलेशन भी नहीं कर सकती, उसको छीन भी नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा लोगों को, लोगों के राइट को। ठीक है, ये भी डेमोक्रेसी का क्या है भाई, फीचर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था जिसमें आपने पढ़ा कि मेन फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के। हमने 4 या 5 फीचर्स पढ़ लिए। ठीक है, तो इतना कुछ डिस्कशन करने के बाद हमने एक बात ये समझ में आ गया कि अगर हमें डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करना होगा तो थोड़ा सा एक ब्रॉडर सेंस में डिफ़ाइन करना होगा। और वो ये कैसे डिफ़ाइन होगा कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन। Elections offer a choice, fair opportunity to the people to change the current rulers। इसका मतलब यह है कि इलेक्शंस आपको एक फेयर चॉइस देता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को कि आप जो जब चाहे तब आप वर्तमान रूलर को, गवर्नमेंट को आप चेंज कर सको, तब आप डेमोक्रेसी माना जाएगा। और दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल, और ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स। और जो भी ये चॉइस है, इसका जो एक्सरसाइज, इसका जो प्रैक्टिस किया जाएगा, इससे गवर्नमेंट को लिमिट मिलेगी, इस गवर्नमेंट लिमिट में रहेगी। और इस गवर्नमेंट को लिमिट कौन करेगा? बाय द बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमारे संविधान में लिखा गया है, गवर्नमेंट अपने मन मानी नहीं करेगी। गवर्नमेंट को लिमिटेड किया जाता है, उसको उस पर कंट्रोल लगाया जाता है, लगाम लगाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और सिटीजन्स राइट के थ्रू। तो 2 तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पे क्या करती है, कंट्रोल रखती है, लगाम लगाती है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट सेशन। इसका एक पार्ट और वीडियो आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो हमने क्या क्या सीखा, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, इसके एग्जाम्पल, इसके एक्सेप्शंस। ठीक है, तो इतना आप नोट्स बना लीजिए। ओके, देन थैंक यू।